डंजो 2014 में स्टार्ट हुआ, 7 सालों में 7 सिटीज में पूरी तरीके से एक्सपेंड कर चुका है। बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया, बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल। आज के इस वीडियो में बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड लर्निंग्स आपको मिलने वाली हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी बिना किसी देरी के लेट्स गो। डंजो एक ऑन डिमांड हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस है। नहीं समझ में आया? आसान भाषा में अगर समझाऊं तो सपोज करिए आप अपनी शॉप पे हैं और अपना चार्जर घर पर भूल गए हैं, आपको उसकी ज़रूरत है और उससे मंगवाना है। डंजो कर देगा। आपको सिटी में कोई एक शॉप है, वहाँ से कोई शर्ट उठानी है, कोई शर्ट खरीदनी है, आप शॉप वाले को बता देंगे और डिलीवरी का काम डंजो कर देगा। आपको कल मीटिंग में जो सूट पहनना है वो अभी भी ड्राई क्लीनर के पास पड़ा हुआ है और आप बिजी हैं और अभी लेने उसको नहीं जा सकते हैं, डंजो कर देगा। आप अपने ऑफिस में और घर पे कोई डॉक्यूमेंट्स आपके छूट गए हैं, आपको उनकी फोटो कॉपी की ज़रूरत है, डंजो कर देगा। आप शिमला घूमने गए और अपने ईयरफोन्स घर पर छोड़ गए, अब आपको उनकी ज़रूरत है, डंजो नहीं करेगा, क्योंकि हाइपर लोकल वर्ड मैंने यूज़ किया है। हाइपर लोकल का मतलब होता है विद इन द सिटी, यानी विद इन द सिटी जो भी डिलीवरी की सर्विस या पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस आपको ज़रूरत होगी वो सभी काम आप डंजो से करवा सकते हैं। सो बेसिकली जो भी काम आप अपनी टू डू लिस्ट में डालते हैं वो आपके लिए डंजो कर देगा। अब बात कर लेते हैं डंजो की स्टार्टिंग स्टोरी की, किस तरीके से ये स्टार्टअप स्टार्ट हुआ और ग्रो हुआ। कहानी की शुरुआत होती है डंजो के फाउंडर कबीर के साथ। 2007 में वो एयरटेल के सेल्स मैनेजर अपॉइंट होते हैं। 3 साल वो वहां पे काम करते हैं, उसके बाद अगेन वो जॉब स्विच करते हैं और 3 साल काम करते हैं। देन 2013 में हॉपर नाम का अपना एक कंपनी वो स्टार्ट करते हैं, जिसको कि कुछ टाइम बाद हाइक एक्वायर कर लेता है। इसके बाद कबीर बेंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं। वो वहां पर 6 महीने रहते हैं, चीज़ों को मार्केट को समझते हैं और सोच रहे होते हैं कि आगे क्या काम स्टार्ट किया जाए। तभी उनके माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक करता है। उन्हें याद आता है कि जब वो जॉब कर रहे थे तो हर हफ्ते वो अपनी एक टू डू लिस्ट बनाते थे और हर संडे जाके उसको कंप्लीट करते थे। यानी कि बाकी के 6 दिन तो उनके जॉब में चले जाते थे, बट वो काम जो वो अपनी टू डू लिस्ट में नोट करते थे उनको वो वीकेंड पे यानी संडे को पूरा करते थे। यही आइडिया उनके दिमाग में आता है और वो सोचते हैं कि बेंगलोर में लोगों का शेड्यूल और भी ज़्यादा बिजी है, सो अगर लोगों की टू डू लिस्ट को कबीर पूरा कर दें तो इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी उनको दिखाई पड़ जाती है। वो अपने जो भी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको सभी को मैसेज करते हैं कि आपकी जो भी अगर कोई टू डू लिस्ट है या कोई भी काम आप करवाना चाहते हैं बट आप खुद वो काम अभी नहीं कर सकते, देन आप मुझे बता सकते हैं और मैं आपके बिहाफ पे वो काम कर दूंगा। धीरे धीरे जब उन्हें काम मिलना स्टार्ट होता है तो वो काम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कि इस तरीके की चीज़ की ज़रूरत थी। बहुत सारे लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाया करते थे और वीकेंड पर जाकर उसको पूरा किया करते थे, बट कबीर ने उन सभी को व्हाट्सएप मैसेज किया और उसके बाद उनका काम वो खुद करने लगे और इसके बदले में वो उनसे कुछ एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज भी कर लेते थे। वो केवल अभी मार्केट को समझ रहे थे, डिमांड को समझ रहे थे और इसलिए सब काम पूरा सुबह से रात तक डिलीवरी वो खुद ही करते थे। इसके बाद कबीर के उन कॉन्टैक्ट्स ने उनको रेफर करना भी शुरू कर दिया और कबीर के पास बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे। कुछ टाइम बाद जब ऑर्डर्स वो अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने पास के एक एनजीओ में बात करी और वहां से कुछ स्टूडेंट्स को हायर किया जो कि डिलीवरी का काम कबीर के साथ करने लगे। अभी तक कबीर इसको व्हाट्सएप पर ही स्केल और ग्रो कर रहे थे। 1 साल के बाद और 10,000 ऑर्डर्स को फुलफिल करने के बाद कबीर को लगता है कि अब ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं और इसलिए उन्होंने इसके लिए एक ऐप बनाने का सोचा। तो 2016 में शुरुआत हो जाती है डंजो की। शुरुआत तो हालांकि 1 साल पहले ही हो गई थी, बट ऐप और कंपनी के रूप में डंजो फॉर्म हो जाती है 2016 में। अब इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगते हैं, सो धीरे धीरे करके ये अपनी डिलीवरी टीम को भी बढ़ाने लगते हैं। इसके साथ ही इन्हीं सबके बीच इनको अपने को फाउंडर्स भी मिल जाते हैं जो कि थे अंकुर, मुकुंद और दलवीर। 2016 में इनको इनकी सीड फंडिंग मिल जाती है और इनके वो पहले एंजल इन्वेस्टर इनके कस्टमर ही होते हैं। फंडिंग लेने के बाद ये बहुत तेजी से अपने ऑपरेशंस को स्केल करते हैं और ग्रो करते हैं। अब कुछ टाइम के बाद जब इनको और फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो मिलने में इनको थोड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जोमेटो, स्विगी, ग्रोफर्स वगैरह जैसी कई सारे ऐसे ऐप्स, ऐसे कंपनीज स्टार्ट हो गई थी जो कि हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस में अलग अलग सेगमेंट में टारगेट कर रही थी। ऐसी कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो गई होती हैं, बट बहुत सारी फेल भी हो गई होती हैं। इसलिए इनको इन्वेस्टर्स से बहुत सारा रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। देन लगभग 80-90 इन्वेस्टर्स के पास जाने के बाद और रिजेक्शन को फेस करने के बाद
ये बहुत ज़्यादा निराश हो गए होते हैं, बट फिर भी हार नहीं मानते हैं और 2017 में गूगल से इनको फंडिंग मिल जाती है। उसके बाद ये स्टार्टअप फुल स्पीड से ग्रो करता है और आज डंजो को हम सभी जानते ही है। अब बात कर लेते हैं डंजो के बिजनेस मॉडल की, यानी डंजो किस किस तरीके से पैसे कमाता है। डंजो जिन जिन सिटीज में ऑपरेट करता है वहां के मर्चेंट्स को उन्होंने अपने साथ जोड़ रखा है। अब कस्टमर को जब भी कोई सामान मंगाना होता है तो वो डंजो के ऐप पर जाकर अपनी पसंद के मर्चेंट को सेलेक्ट करके वहां से सामान मंगा सकते हैं और उसके लिए डंजो मर्चेंट से कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन चार्ज करता है, क्योंकि डंजो उनके लिए कस्टमर्स लेके आता है और साथ में डिलीवरी भी कर देता है और उसका भी थोड़ा सा अमाउंट चार्ज करता है। इसके अलावा अगर मर्चेंट्स को कोई कस्टमर डायरेक्टली मिलते हैं, यानी कोई कस्टमर डायरेक्टली मर्चेंट से बात करके वहां से ऑर्डर करता है, तो मर्चेंट्स केवल डिलीवरी सर्विस भी डंजो के थ्रू दे सकते हैं, यानी अपनी दुकान से कस्टमर के घर तक सामान डिलीवर करवाने के लिए भी वो डंजो का यूज कर सकते हैं और इसमें डंजो को कमीशन तो नहीं मिलता है, बट एक डिलीवरी चार्ज वो मर्चेंट से चार्ज कर लेते हैं। सो डंजो के मेन दो सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गए, कमीशन और डिलीवरी चार्ज। इसके बाद थर्ड चीज आती है सर्च प्राइसिंग। ये आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। डंजो का जो ऐप का एल्गोरिदम है वो डिटेक्ट करता है कि किस एरिया से ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं और डिलीवरी पार्टनर्स कम है, और ऐसे एरियाज में वो अपनी सर्च प्राइसिंग स्टार्ट कर देता है। सर्च प्राइसिंग नॉर्मल प्राइसिंग से थोड़ी सी हाई प्राइसेस होते हैं जिनको कि डंजो चार्ज करता है जब किसी एरिया से ऑर्डर ज्यादा आ रहे होते हैं और डिलीवरी पार्टनर्स वहां पर कम होते हैं। डिमांड और सप्लाई के इस गेम को समझ के डंजो भी सर्च प्राइसिंग चार्ज करता है। देन नेक्स्ट चीज आती है डंजो की पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। इसमें कस्टमर्स को अगर कोई भी सामान कहीं पर डिलीवर करना होता है, कोई भी सामान कहीं पर पहुंचाना होता है, या कोई सामान कहीं से मंगवाना होता है, या कोई ऐसा काम जो कस्टमर्स खुद नहीं उस टाइम कर सकता है और वो डंजो के थ्रू उसकी सर्विस लेता है, देन उसके लिए काम के अकॉर्डिंग, सर्विस के अकॉर्डिंग अलग अलग डंजो कस्टमर से चार्ज करता है। सो ये वो चार मेन तरीके हैं जिससे डंजो पैसे कमाता है और यही चार इनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं। अब वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि डंजो की इस पूरी स्टोरी से हम क्या क्या लर्निंग्स ले सकते हैं। सबसे पहली चीज आती है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। डंजो ने रिसोर्सेस का बहुत ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया। वो व्हाट्सएप पर ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे और बहुत ज्यादा स्केल भी कर चुके थे। स्टार्टिंग के 1 साल तक उन्होंने अपने बिजनेस को व्हाट्सएप पर ही चलाया और स्टार्टिंग के 10,000 कस्टमर्स को व्हाट्सएप के थ्रू ही सर्व किया। इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें स्टार्ट करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए और हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके साथ ही अपने आइडिया को टेस्ट करके जरूर देख लेना चाहिए। नेक्स्ट चीज आती है स्ट्रगल। डंजो ने भी स्टार्टिंग फेज में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे। कबीर ने कई बार इंटरव्यू में बताया है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि वो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक डिलीवरी ही करते रहते थे। अपनी बाइक पर घूमते हुए डिलीवरी करना ऑल्दो एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत छोटी बात तो नहीं है, क्योंकि सभी एंटरप्रेन्योर्स को स्ट्रगल की लाइफ वो जीनी ही पड़ती है, बट स्ट्रगल्स ना करना एंटरप्रेन्योर की एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप का जो वे होता है वो हमेशा स्ट्रगल से भरा रहता है। इसके बाद इस केस स्टडी की थर्ड लर्निंग आती है नेवर गिव अप एटीट्यूड। एक एंटरप्रेन्योर को कभी भी गिव अप नहीं कर देना चाहिए, कभी भी हार नहीं मान लेनी चाहिए। डंजो ने जब एक राउंड ऑफ फंडिंग इनको मिल चुका था, थोड़ा स्टार्टअप ग्रो भी कर चुका था, लोग जानने भी लगे थे, उसके बाद भी इनको नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग मिलने में कितनी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। 80-90 इन्वेस्टर्स ने इनको मना कर दिया था। उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और गिव अप नहीं किया। गूगल में इनकी बात हुई और वहां से इनको अल्टीमेटली फंडिंग मिल गई। सो आपको कभी भी पता नहीं होता है कि आपको किस जगह से सक्सेस मिल सकती है, इसलिए आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते रहना चाहिए। सो ये 3 लर्निंग्स हैं जो अभी के लिए मैं आपको इस केस स्टडी से बता सकता हूं। हालांकि और भी बहुत सारी लर्निंग्स आप इस केस स्टडी से ले सकते हैं। आपको कौन सी लर्निंग सबसे ज्यादा पसंद आई, या इन 3 के अलावा आपने और कौन सी लर्निंग, कौन सी ऐसी बिजनेस की प्रिंसिपल इस केस स्टडी से सीखा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो स्टार्टअप, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में इंटरेस्टेड है। और अगर आप फ्यूचर में और भी ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर हमारी YouTube फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।